हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्रकाश। बच्चों, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। बच्चों, जब हम अंधेरे कमरे में हैं तो क्या वस्तुएं हमें दिखाई देंगी? नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उनसे परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में नहीं पहुंच सकता। बच्चों, आगे पूछा है हमसे कि क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? बच्चों, हम खुद अंधेरे कमरे में खड़े हैं लेकिन बाहर जहाँ प्रकाश है तो क्या हम वहाँ की वस्तुओं को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उनसे परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश कर सकता है। तो क्या लिखेंगे कि बाहर की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में पहुंच सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो नियमित परावर्तन होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें समांतर किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात भी वे समांतर ही रहती है। ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। जबकि हम बात करें विस्तृत परावर्तन की तो इसमें क्या होता है, समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वे अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, यानी कि परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है। ऐसा परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम इसमें कि जब समांतर प्रकाश किरणें चिकने पृष्ठ जैसे कि समतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात क्या होती है, समांतर होती है, तो ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। जबकि विस्तृत परावर्तन में क्या होता है, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होती है और उसके पश्चात समांतर नहीं होती है, ऐसा परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। आगे पूछा है बच्चों कि विस्तृत परावर्तन का क्या अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं बच्चों। विस्तृत परावर्तन में क्या हो रहा है, परावर्तन के नियम विफल नहीं हुए हैं, अपितु परावर्तन कहाँ से हो रहा है, किसी खुरदरे पृष्ठ से हो रहा है, पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि प्रकाश किरणें जो है अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो क्या कहेंगे कि विस्तृत परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विस्तृत परावर्तन में भी क्या हो रहा है बच्चों, परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन हो रहा है, लेकिन प्रकाश की जो किरणें हैं वो किससे विस्तृत हो गई हैं, पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन प्रश्नों पर नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। तो बच्चों, सबसे पहला है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। हमें कहा है कि मेज पर क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है, तो कैसा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि पृष्ठ जो है वो बिल्कुल चिकना है, उसके ऊपर जो है पॉलिश की गई है। दूसरा है चौक पाउडर। तो बच्चों, चौक पाउडर कैसा होगा, खुरदरा होगा, तो इसके ऊपर विस्तृत परावर्तन होगा। नेक्स्ट है गत्ते का पृष्ठ। तो गत्ते का पृष्ठ भी कैसा होता है बच्चों, खुरदरा होता है, तो इस पर कौन सा परावर्तन होगा, विस्तृत परावर्तन होगा। आगे है संगमरमर के फर्श पर फैला जल। जब उस फर्श पर, संगमरमर का फर्श कैसा होता है बच्चों, चिकना होता है, और उस पर जल भी फैल गया है, तो क्या होगा बच्चों, और ज्यादा चिकना हो जाएगा। तो कैसा परावर्तन होगा, इस पर नियमित परावर्तन होगा। नेक्स्ट है दर्पण। तो बच्चों, दर्पण कैसा होता है, समतल होता है, तो उस पर कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन हो जाएगा। आगे है कागज का टुकड़ा। तो बच्चों, कागज का टुकड़ा कैसा होता है, खुरदरा होता है, हमें हाथ से छूने पर उसके खुरदरेपन का अनुभव नहीं होता है, लेकिन वो समतल दर्पण की भांति चिकना नहीं होता है। तो इस पृष्ठ पर भी कैसा परावर्तन हो जाएगा, विस्तृत परावर्तन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम बताइए। बच्चों, हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े थे,
कौन कौन से थे? पहला नियम था हमारा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि आई बराबर क्या होता है? आर के होता है। कोण आई का मान कोण आर के सदैव बराबर होगा। दूसरा नियम बच्चों हमने पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में स्थित होंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। बच्चों जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने क्रियाकलाप किया था। क्या करना था बच्चों हमें कि हमने किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर क्या किया था? एक सफ़ेद कागज बिछा दिया था। सफ़ेद कागज की शीट हमने उस पर बिछा दी थी और उसके बाद लिया था बच्चों हमने एक कंघा और उस कंघे का एक दांता हमने छोड़ दिया था और बाकी के दांतों को हमने किसी काले कागज की सहायता से बंद कर दिया था। उसके बाद में क्या करना था बच्चों हमें? इस स्थिति में हमने जो है इस कागज की शीट पर इस कंघे को लंबवत रखा था। देख सकते हैं आप कि हमने सिर्फ एक दांते को यहाँ पर खुला छोड़ा है और अब क्या कर रहे हैं हम? इस कंघे को शीट पर लंबवत खड़ा करके एक और से इस पर टॉर्च का प्रकाश डाल रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों? हमें इस कंघे को इस तरह से समायोजित करना है कि इस दांते से जो प्रकाश किरण निकल रही है वो इस शीट के अनुदिश हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम एक जो है समतल दर्पण लेंगे और ये जो प्रकाश किरण कंघे से होती हुई आ रही है उसके पथ पर हम समतल दर्पण को रख देंगे और हम इसे समायोजित करके जब देखेंगे बच्चों तो हमें इस और भी एक प्रकाश किरण निकलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक किरण जो कंघे में से होकर आ रही है वो हो जाएगी बच्चों आपतित किरण और जो दूसरी किरण हमें दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। तो ये दोनों एक ही तल में है और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से जब हम 90 डिग्री के कोण पर एक रेखा खींचेंगे तो वो हो जाएगी अभिलंब। तो हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण जो है वो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यहाँ से हमारी आपतित किरण इस दर्पण पर टकरा रही थी और दूसरी दिशा में परावर्तित हो गई थी और जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकरा रही थी वहां पर हमने खींच दी 90 डिग्री के कोण पर एक रेखा, जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्दों से पूरा करना है। क्या है पहला कथन? एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर दूर दिखाई देता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो समान दूरी पर बनता है, यानी कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है? दर्पण के 1 मीटर दूर खड़ा है तो प्रतिबिंब भी कितना बन जाएगा? 1 मीटर दूर बन जाएगा। तो व्यक्ति से कितना दूर होगा? वो 2 मीटर दूर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया है। बच्चों दाएं हाथ से हम कौन सा कान को छू रहे हैं? बाएं कान को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बायां कान। और दर्पण में हमें कैसा दिखाई देगा? हमारा जो बायां कान है वो दायां कान हमें दिखाई देगा प्रतिबिंब में और क्या लगेगा कि हमने उसे बाएं हाथ से छुआ है। तो ये हो गया बच्चों हमारा रिक्त स्थान पूरा। आगे बढ़ते हैं। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज डैश हो जाता है। बच्चों हमने बात की थी कि जब मंद प्रकाश में देखेंगे तो पुतली कैसे हो जाएगी? फैल जाएगी। तो पुतली का जो साइज होता है वो कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकों की संख्या डैश होती है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो रात्रि पक्षी होते हैं उनके नेत्रों में शलाकाओं की संख्या अधिक होती है क्योंकि शलाकाएं जो होती है वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो शंकों की संख्या कैसे हो जाएगी बच्चों? इनमें कम हो जाएगी। तो कैसी होती है? कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 7 तथा 8 में सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर प्रश्न 7 दिया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। विकल्प है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में और कभी नहीं। तो बच्चों हमें पता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर
होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सदैव उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है और दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और बिंब के साइज के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। बच्चों हमने पढ़ा था कैलाइडोस्कोप बहुमूर्ति दर्शी, जिसके अंदर क्या होते हैं? कांच के टुकड़े डले हुए होते हैं और उससे भिन्न भिन्न पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। तो किस तरह का बना हुआ होता है बच्चों? ये जो युक्ति है बहुमूर्ति दर्शी भी कहलाती है और ये बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे परावर्तन एक साथ होते हैं। क्या किया था बच्चों हमने इसमें? इस तरह से 3 समतल दर्पण की पट्टिकाएं ली थी और क्या करते हैं? उनको 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हम इन्हें जमाते हैं। इस तरह से प्रिज्म की आकृति में इन्हें हम रख देते हैं और इसे रखते हैं हम एक बेलनाकार डिब्बे में। इस तरह से हमने जो है बेलनाकार शीट बनाई थी और इसके एक सिरे पर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं और एक सिरे पर क्या होता है बच्चों? इसमें डिस्क के ऊपर एक छेद लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से हम इस कैलाइडोस्कोप के अंदर झांकते हैं और क्या दिखेगा हमें? दर्पणों के द्वारा कांच के टुकड़ों के बहु प्रतिबिंबों के कारण हमें सुंदर पैटर्न दिखाई देता है और जैसे ही हम इसे थोड़ा घुमाते हैं तो बार बार क्या होते हैं? ये पैटर्न परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह का जो है कैलाइडोस्कोप होता है जिसकी सहायता से भांति भांति के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। और बच्चों इसकी एक विशेषता होती है कि कोई भी पैटर्न हमें दोबारा नहीं दिखाई देता है, यानी कि पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, हर बार अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 9 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे के प्रश्न करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी अभ्यास प्रश्न देखे हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।